अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल स्टोरी के साथ हाजिर है। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब को ये क्यों यकीन नहीं आ रहा है कि वो पार्लिमानी सियासत से पाकिस्तान के आइन और क़ानून के मुताबिक फारिग हो चुके हैं? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि उनका करप्शन का केस, बहुत बड़ा केस जिसके सबूत GIT ने पेश किए हैं अदालत में और सुप्रीम कोर्ट ने उन एविडेंस को देखते हुए उसको रेफरेंस के लिए कहा है, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उसका फ़ैसला होना है। या तो नवाज़ शरीफ साहब बहुत ही इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, या वो बहुत अक्लमंद हैं। वो जानते हैं कि इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो नैब कोर्ट का फ़ैसला आना है वो उनके बारे में क्या आ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब को आज हुसैन सहरवर्दी भी याद आ रहे हैं, लियाकत अली ख़ान भी याद आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी याद आ रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी याद आ रही हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी भी याद आ रहे हैं। लेकिन जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी, एक चुम्बुश थे, इनको तो 1 साल मौका दिया गया, 1 साल GIT भी दी गई। 12 उनका हक़ है, वो अपने चंद हज़ार जो सरकारी वसाइल से लाए हुए लोगों के दरमियान खड़े होकर जो चाहे बोलें, लेकिन वो ना बोलें जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाए, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जाए, पाकिस्तान के फ़ौज को चैलेंज करे, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया में बैठे हुए जजेस को धमकी दें, तज़यीक़ करें और आवाम को उकसाएं। ये कबूल नहीं है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक पैकेज देखते हैं। ये पैकेज मैं बार बार दिखाऊंगा नवाज शरीफ साहब, जब तक आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानता। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। नवाज शरीफ साहब, 20 करोड़ अवाम आपको और आपके हवारियों को, क्योंकि आपको तो अब मुस्लिम लीग की सीनियर लीडरशिप ने भी छोड़ दिया है, कोई आपके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो, जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो, इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो। जिस किस्म की आपकी ज़बान है, इस बुनियाद पर इस वक्त पाकिस्तान का हर मुहिब वतन शहरी ये सोचने में मजबूर है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। मेरे पास जो बहुत अहम गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं, फिर एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर बात करूंगा। मेरे साथ हैं जनाब आफ्ताब बाजवा साहब, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका शुक्रिया। मेरे साथ ब्रिगेडियर अमजद मलिक साहब, क्राइम एक्सपर्ट, दफाई तजियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अली जैदी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ होंगे नदीम अफजल चुन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं आता हूं सबसे पहले लीगल पोजीशन पे आफ्ताब बाजवा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, क्या कहेंगे एक शख्स इस वक्त नाहिल शख्स, ताहयात नाहिल शख्स, और जिसका केस रेफरेंस के तौर पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में करप्शन का, अरबों रुपए के करप्शन का, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह लिखा है उसमें तो ये एक मुजरिम है। तो एक मुजरिम शख्स सड़कों पे खड़े होकर आवाम को फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ उकसा रहा है। क्या पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है और आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, क्या कहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इन्होंने कल जो कहा कि जी वो हमारी वोट की पर्ची जो है अदालत ने फाड़ दी, जो आपने मुझे दी थी,
और इसके अलावा और बहुत सारे इन्होंने कहा, पहले तो पिंडी में कहा, फिर आके जेलम कहा, और आज शायद गुजरात में भी ये कुछ करेंगे। तो ये जितनी जगह पे कर रहे हैं ये सारे के सारे जराइम हैं इनके। और ये एक तो है हमारा कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस जो है 2003 उसके तहत, और दूसरा 204 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और तीसरा जो अहम सेक्शन है वो है 124, किसी शख्स का किसी को इंस्टिगेट करना, उसको जो है फैसिलिटेट करना और उसको उकसाना हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के अदारों के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है सेक्शन 124 पीपीसी के भी मुजरम है, जिसमें 10 साल तक सजा है, और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे कि इनको क्या कह रहे हैं। इनकी अंडर 19 टीम जो इनको मशवरे दे रही है, और इनको पहले दिन से ही इनके वजीरों, मशीरों और वकीलों ने, और उसके बाद अंडर 19 टीम के हत्थे चढ़े हुए हैं, मरवा रहे हैं, और ये मरते जाएंगे। क्योंकि इसलिए ये सारी देखें, अल्लाह ताला किसी को कहते ना पंजाबी च उत्तों आके डांग नहीं मारदा, उसकी मत ही मारदा है। ये अल्लाह ताला ने इसकी मत मारी हुई है, इसको होश नहीं आ रही। मुझे लगता है इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ये जो हरकतें कर रहा है, और ये लेके डूब जाएगा अपनी पार्टी को। नून लीग वाले भी ज़रा होश के नाखुन लें, क्योंकि इनकी सियासत जो है वो सारी की सारी तबाह होती जा रही है। ये इनका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और जिसकी वजह से जो इनके सीनियर मुस्लिम लीगी हैं वो इनके साथ नहीं चल रहे। आपने देखा होगा 100 अंडर 19 टीम के। लेकिन इस वक्त जो बात देखने वाली है कि ये किसके लिए रैली निकाल रहे हैं। वो कल जिनको कहते थे कंटेनरों पे ना बैठो, निकलो, तुम मुल्क की तबाही का बायस बन रहे हो, तुमने हमारी इकनॉमिक्स तबाह कर दी है, वो कर दी है। आज तो आपने एक बच्चा भी मार दिया। हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल तो जो है सो है, लेकिन आप तो आज एक बच्चा आपकी रैली के अंदर मर गया, और उसके भी आप मुजरम हो। सेक्शन 322 कहता है कत्ल बिल सबब, आपकी रैली सबब बनी है उस बच्चे को मारने की, आप उसके भी मुलजम हो। आप क्या करने जा रहे हो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ? खुदा के लिए जाओ नैब की अदालत में जाके अपना फेस करो। ये ना हो, मुझे नजर जो आ रहा है इनको बहुत जल्दी है जेल जाने की। ये क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये इनको बहुत जल्दी है कि जब नैब में तो सजा होनी है, लेकिन ये उस सजा से 6 महीने जो भी ट्रायल होना है उससे पहले ये जेल जाना चाहते हैं। और ये बहुत मुझे लग रहा है 2-4 दिन, लेकिन नहत ये अफसोस। ठीक, मैं नज़ीम अफजल चुन साहब के पास आता हूँ। चंद साहब, नदीम साहब, ये आज इनको यूसुफ रज़ा गिलानी है, मैंने उसे दिखाया, वो जिस तरह रज़ा गिलानी के लिए कहा था कि ये हैवानों की बस्ती नहीं है, इंसानों की बस्ती है, और आज वही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, आवाम को उकसा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, चमड़ी और दमड़ी बचाओ मास्क जो भी है सबने शुद्ध किया है। चमड़ी और दमड़ी बचाओ मास्क हो, पार्लियामान हो, रियासत दूसरे रहे हो, उनके खिलाफ जो मियाँ साहब इस वक्त चढ़ दौड़े हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी। अब ये इनका ये जो नैरेटिव है कि मैं जमहूरियत को मजबूत करने लगा हूँ, मैं पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने लगा हूँ। भाई, आप पार्लिमानी निज़ाम को कमजोर किसने किया? आपने। इस मुल्क के पहले सबसे पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ किसने की? मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर मौसमा बेनज़ीर भुट्टो तक आप देख रहे हैं, वो मियाँ साहबान ने साजिशें की। जब मोहम्मद खान जुनेजो की असम्बली डिसॉल्व हुई, खुद तो ये चीफ मिनिस्टर बन गया, केयर टेकर, फिर अपनी आधी सारी पार्टी को छोड़कर जलावतन हो गया। फिर जब दोबारा असम्बली डिसॉल्व हुई, फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर जजेस के खिलाफ साजिश, फिर अवान सदर के खिलाफ साजिश, फिर अवान सदर को इस्तेमाल किया फीक तारण की शक्ल में अदलिया के खिलाफ। इनकी एक पूरी हिस्ट्री है इदारों की तज़हीक करने की। और मैं समझता था कि मियाँ साहब तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं तो शायद कुछ सीखा होगा उन्होंने, कौम से माफी मांगेंगे, अपनी लूट मार की माफी मांगेंगे, इस जमहूरियत को कमजोर करने की माफी मांगेंगे, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करने की माफी मांगेंगे। लेकिन उनका ये जो मार्च है, असल में ये अपनी इनके घर के अंदर की लड़ाई है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते होंगे कि मियाँ साहब आप फारिग हो गए हैं, तो अब इन्होंने नया सदर भी बनाना है। वो ये साबित करने के चक्कर में कि मुस्लिम लीग मेरे नाम से है, तो वो इसलिए मार्च, मुझे लगता है कि इसलिए मार्च कर रहे हैं। लेकिन गालबन वो इदारों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, बजाय इसके कि अपने घर में लड़ाई लड़ते और ये जो मौरूसी सियासत की है, बेल चढ़ाई उन्होंने, इसमें बांटते बैठ के, ओहदे बांट लेते घर में बैठ के, तो इदारों की तज़हीक ना करते,
लोगों को सड़कों पर जलील न करते, मुल्क की इकानमी का बसा न बिठाते, जमहूरियत को तो सलसल से चलने देते स्मूथली। बेशक अपना उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्जी से बनाया, कैबिनेट भी अपनी मर्जी से एक पूरा जमे गफीर भर्ती किया, तो बेशक करते, ये उनका हक है, जो उनके हक है उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूँ आप डिस्क्वालीफाई हैं, आपको अदलिया में अवाम में साबित हो चुका है कि आपने करप्शन भी की, आपकी करप्शन तकरीब भी की, कभी औलाद को आगे कर देते हैं, कभी इदारों के पीछे खुद छुपने की कोशिश करते हैं। अब जब इदारे न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फिर इदारों को घसीटना चाहते हैं कि वो सियासत में आए और वो जो सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो मैं समझता हूँ मियां साहब ना जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं ना पार्लियामान की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब अली ज़ैदी साहब। एक तासुर उभर के आ रहा है, माजी में भी रहा है, कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अगर वजीर आजम नहीं तो ना फिर इस मुल्क में ना जमहूरियत, ना ये इदारे, ना पाकिस्तान। अगर मैं वजीर आजम हूं और इदारे मुझे तस्लीम करें चाहे कुछ भी हो, तो ये इदारे भी अच्छे, ये मुल्क भी अच्छा, ये जमहूरियत भी अच्छी, ये पार्लियामेंट भी अच्छी। क्या सर आप क्या देखते हैं जो इस वक्त सड़कों में वो कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, हालांकि आवाम ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ, हालांकि मैं होता हूँ लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं इस तरह की ज़बान इस्तेमाल मैंने कभी पहले नहीं की, लेकिन मुझे आप इजाज़त दीजिए एक जुमला कहने की कि ये बेगैरतों का काफिला मरहबी पहुंचा कहाँ है, जरा आप ये बताइए मुझे। मरहब, ये तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया ना कि मरहब, यस, मरहब निकल आया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, फेडरल मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है। उस बेवकूफ़ को पता नहीं है तारीख, इस्लाम की तारीख पढ़ लेता, तो वो तो खुद उसने एक्सेप्ट किया। अब ये उसके बाद हरकतें भी वही करते आ रहे हैं, बच्चों को कुचल रहे हैं गाड़ियों में। 2 आदमी आज इन्होंने कुचल के लोगों को मार दिया है अपनी गाड़ियों में। और बेगैरती मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर से कहते हैं जी शहीद जमहूरियत है ये। कोई शर्म आती है इनको कि नहीं आती? तुम पकड़े गए हो रंगे हाथों, तुम्हारी औलाद पकड़ी गई है चोरी करते हुए, तुमने अपने मरूम वालिद को भी इसमें ढकेल दिया, तुमने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और तुम आज निकले हो। ये और निकले क्यों हो? मुझे जरा ये बता दें कि जी इस इर्रेस्पेक्टिव के जी 5000 लोग हैं कि 500 लोग हैं कि 5 लाख लोग हैं कि 50 करोड़ लोग हैं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले लेगी? तुम क्यों निकले हो? तुम क्यों लोगों को उकसा रहे हो? चाहते क्या हो इस मुल्क में अनार्की? मैं इस लहजे में मैं तुम करके बात नहीं करता, लेकिन जो मैं टीवी पे मैंने अभी खोल के देखा, जो बच्चों की लाश वो पड़ी हुई, और जनाब ये जा रहा है बेगैरत वजीर आजम अपने आप को साबिक, इनको जेल में डालना चाहिए पकड़ के। ये तो नैब का केस, फटाफट खोले, इनको जेलों में डालें, इनको उनके खानदान वालों को भी। जब अयान अली जेल जा सकती है, जब बेनजीर भुट्टो जेल जा सकती है, तो मरियम नवाज भी जेल जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो अयान अली पे था, वो इसकी बेटी के ऊपर भी है। मैं अब बिल्कुल आई एम नॉट गोइंग टू सिट डाउन एंड कि जी मैं ये जबान और जी आप ये बड़ा एग्रेसिव हो गए। होना पड़ेगा एग्रेसिव इनके साथ। ये कर रहे क्या है? ये कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, कभी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। हुकूमत इनकी अपनी है, इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनके इंटीरियर मिनिस्टर इनका है, ये गालियां किसको दे रहे हैं? ये तो इसका मतलब है पाकिस्तान को बुरा भला बोल रहे हैं। तो मेरे मुल्क के अंदर गुजर के, मेरे लोगों को मार के और मेरे मुल्क को गालियां बकोगे और मेरे मुल्क के इदारों को तुम के ऊपर तोहमतें लगाओगे, जिन्होंने तुमको कन्विक्ट किया है उस इशू पे जो तुमने खुद दिया है। जो इनकी कन्विक्शन हुई है अकामे पे, ये कहीं और से नहीं आई, उन्होंने खुद दी है। ये पनामा में नहीं थी, ये तो खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जनाब मैं वीजा लगा हुआ है। तो जब वीजा लगा हुआ है और तनख्वाह लेते थे तो डिक्लेयर करते, बच जाते, शायद वो 3 जजेस भी तुम्हें बचा देते। ठीक है, मैं सही सब आगे बात करूंगा। मैं जरा सा ब्रिगेडियर अमजद मलिक साहब से भी, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड है, उनसे भी पूछना चाहता हूं। ऐसे मौके पे जब मुल्क के चारों तरफ खतरात हैं, खुद इंटीरियर मिनिस्टर जनाब चौधरी निसार साहब ने कहा 4 आदमी को पता है और उसमें प्राइम मिनिस्टर को पता है, उसके बावजूद ये चौधरी निसार का है, मुस्लिम लीग नून का स्टेटमेंट है कि मुल्क खतरात में गिरा हुआ है और हम देख भी रहे हैं, और वो कहते हैं 4 आदमी को पता है। तो डेफिनेटली आर्मी चीफ को, इंटीरियर मिनिस्टर को और साबिक नाहल वजीर आजम को भी पता होगा।
उसके बाद आज सड़कों पे वो अपने कारकुनों को उकसा रहे हैं फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। जी बिगड़े रमजद साहब। सर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मुझे एक लाइन कहने दीजिए। मैं एक लाइन कहने जी लाइन एक लाइन पे सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं। एक लाइन। आज अल्ताफ हुसैन में जी एक लाइन भी सर, एक 3 लफ्ज अल्ताफ हुसैन में और नवाज शरीफ में आज कोई फर्क नहीं। ठीक है, दोनों इस मुल्क के दुश्मन। ठीक है जी जनाब बिगड़े साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हस्ब मामूल में आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ एक तजिया निगार की हैसियत से, एक एनालिस्ट की हैसियत से। एनालिस्ट होते हुए ये होना भी ऐसे ही चाहिए और होता भी ऐसे ही है। उसकी कोई पार्टी नहीं होती, वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मेरी कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है। स्ट्रेटजीज़ एंड स्टेट्स क्राफ्ट का स्टूडेंट होते हुए मुझे सियासत में यकीनन गहरी दिलचस्पी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं किसी के जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टेट है, स्टेट से आगे कोई नहीं है। और मेरा सब कुछ, मेरा जीना मरना, मेरे बाल बच्चे, मेरे ख़ानदान, इन सब से आगे स्टेट है। और जब स्टेट की बात आती है तो हम स्टेट को ही दिमाग में रख के बात करते हैं कि अब आगे क्या होना है। और जहाँ तक स्टेट या नेशन स्टेट का ताल्लुक़ है डॉक्टर साहब, मेरे साथ बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन मैं आवाम के लिए ये बताना चाहता हूँ, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होती है उसकी जोग्राफियाई सरहदें, उसके बाद होती है उसके अंदर नेशन, जो उसको नेशन स्टेट बनाती है। तीसरी चीज़ होती है उसकी गवर्नमेंट, और चौथी चीज़ होती है उसके इदारे। इदारे ज़रूरी तौर पे गवर्नमेंट के मातहत होते हैं और उन्हीं इदारों के थ्रू गवर्नमेंट चलाई जा रही होती है ताकि नेशन जो स्टेट के अंदर मौजूद है उसके मसाइल हल किए जाएं, उनके रोज़मर्रा मामलात पर नज़र रखी जाए, बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से उनको बचाया जाए और उनके अपने मामलात ज़िंदगी खुश असलूबी से इस तरह चलते रहें कि वो बैनुल अक़वामी लेवल पे रेलेवेंट भी रहें, वो स्टेट रेलेवेंट रहे और उसमें आइसोलेशन में ये बात नहीं हो सकती। हैरत अंगेज़ तौर पे जो गवर्नमेंट जिसके मातहत इदारे हैं और इन्हीं इदारों से उन्होंने गवर्नमेंट चलानी है और इन्हीं इदारों से उन्होंने अपनी नेशन के तमाम मसाइल को हल करना है, जिसमें कानूनी मसाइल हैं और उनकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 2 अहम इदारे हैं, अदलिया और फ़ौज। हैरत अंगेज़ तौर पे ये हुक्मरान जिनको 36 साल हो गए हुकूमत करते हुए, इनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि इन इदारों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना बल्कि इन इदारों से काम लेना है। और यही इदारे हैं जो आखिर में चेक एंड बैलेंस की हैसियत भी रखते हैं अगर कोई गड़बड़ हो जाए। अब शिप के ऊपर हकीकत में डॉक्टर साहब मेरा ज़ाती व्यू पॉइंट ये है, और ये तमाम व्यू पॉइंट्स मेरे ज़ाती हैं, इनका तमाम का मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरा ज़ाती व्यू पॉइंट ये है कि जब कोई भी शख्स लीडर बनता है, चाहे उसके पीछे 10 आदमी हैं, 10 लाख हैं या 10 करोड़ हैं, वो बहरहाल एक काबिले एहतराम शख्स हो जाता है। इसका मतलब है हमारी कौम के अंदर से कुछ लोगों ने उनको अपना लीडर चुना है, जो उसका फेस है उस कौम का, जो उनके मसाइल को किसी फोरम पे पेश करेंगे, जो अच्छी बात करेंगे, मुअज़्ज़ब बात करेंगे, पढ़ी लिखी बात करेंगे और प्रूडेंट तरीके से उनके मसाइल हल करेंगे। अगर वो लीडर ख़राब निकल आता है, इमेच्योर निकल आता है, उसको खुद ही कानून की समझ नहीं है, वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद स्टेट को नहीं चला सक रहा, मेरा ज़ाती ख्याल है ये उस शख्स की तौहीन नहीं है, ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने उनको अपना लीडर बना के भेजा है। हकीकत ये है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ। आज से चंद साल पहले मैंने भी इन्हीं को अपना लीडर चुना था। आज मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ, इसलिए कि मैंने इन लोगों को लीडर बना के भेजा था जिन लोगों ने खुद इसी अदलिया की बहाली के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेशन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया बहाल हुई थी, न सिर्फ बहाल हुई थी बल्कि मजबूत हुई थी और उसे एक तकवीयत मिली थी। आज उस तकवीयत का बेड़ा गर्क करने वही लॉन्ग मार्च उल्टी शुरू हो गई है।
पहले उधर से आ रही थी इसको बहाल करने, आप इधर से जा रहे हैं ये कहते हुए कि 5 जजेस 1 मिनट में आपके मैंडेट को फारिग कर देते हैं। ये तो ऐसे ही है डॉक्टर साहब कि मुझे मेरे रिश्तेदार, अजीज और इलाके के 50 लोग एक कत्ल पे मजबूर करें और एक जज मुझे सजाए मौत दें और मैं बाहर आके शोर मचा दूं कि मैंने तो इन 50 लोगों के कहने पे कत्ल किया था और सिर्फ एक जज ने मुझे सजाए मौत दे दी है, लिहाजा मेरी सजाए मौत माफ की जाए। अब आखिरी बात आ गई अदलिया और फौज। मैं क्योंकि मैं यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक इंपॉर्टेंट। मैं वापस आकर फिर आपसे बात करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक। मैं जनाब बेड़े अमजद साहब आप ही से बात शुरू करता हूँ। इस सेगमेंट में मेरे पास मेहमानों के लिए 3-3 मिनट है। सबसे पहले आपके पास आता हूँ। आप जो बात कर रहे थे कंटिन्यू करें, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब उसमें ज़रूर दीजिएगा। सर, एक शख्स लोगों को उकसा रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़, कल कला को इन्हीं जजेस के, इनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचता है, कल इस इदारे को नुकसान पहुंचता है, कल किसी फ़ौजी को नुकसान पहुंचता है, कोई शहीद होता है ये उकसाने पर, सर ये बगावत है। इसमें क्या किरदार है सर इदारों का, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत आम किरदार है इदारों का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें फिर वही मुड़ के जब हम घूम फिर के आते हैं तो हमें वही बात समझनी चाहिए, इदारे आइन के मातहत हैं। फ़ौज आज से 10 साल पहले वाली फ़ौज का आप चैप्टर हमेशा के लिए खुदा के लिए क्लोज कर दें। पाकिस्तान आर्मी इससे पहले भी आइन की पाबंद रहती थी, नज़रिए ज़रूरत के ये या इन्हीं लोग जो बाद में जाके अपने सेफ एग्ज़िट के लिए या जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, जब मिन्नत समाजत करते थे और खालिसन स्टेट की खातर आ जाते थे, अब नहीं ऐसे होगा। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि अब हम ये समझते हैं कि हमारी बेहतर लीडरशिप ऊपर आ रही है, जो अब नई आ रही है वो बेहतर है, और जो पुरानी लीडरशिप से जो गलतियां हुई हैं उनमें से जो अच्छे लीडर्स हैं वो उन गलतियों से सीख के बेहतर हो चुके हैं। हाउएवर उसके अंदर फिर भी अब वो लोग बच गए हैं जो कि सीधा होना ही नहीं चाहते। ना होना चाहने की भी 2 वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि उनमें इतना एक्मेन ही नहीं है प्रोफेशनल कि वो अपने आप को सीधा करें, और दूसरा गालिबन उनकी अपनी कुछ पार्टी की मजबूरियां होंगी कि वो सीधा नहीं होना चाहते। तो ये तो बात हो गई लीडर्स की। अब जहां तक ताल्लुक है कि फौज कुछ करे, डॉक्टर साहब फौज आइन के अलावा कुछ नहीं करेगी, और आइन के अंदर बड़े वाज़ेह है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट चेयर के अंदर हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं खाकान अब्बासी साहब वो चेयर के अंदर हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, काबीना मौजूद है, हुक्म दीजिए फौज को। और सबसे आला, सबसे ऊपर हमारी आला अदलिया मौजूद है, एपेक्स कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हुक्म दीजिए फौज को। आई एम श्योर फौज भी हमारा एक इदारा है। और आखिरी बात मैं डॉक्टर साहब एक आपको बताऊं, जब भी डिफेंस पॉलिसी होती है फौज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब इंटरनल थ्रेट या एक्सटर्नल थ्रेट के लिए नेगोशिएशन फेल हो जाती हैं। अभी तो नेगोशिएशन जारी है। ठीक है, उम्मीद है अल्लाह ताला इनको अकल देंगे, अगर अकल देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है गुजरांवाले में जो आज स्टेटमेंट दिया है, कल लाहौर तक जाते जाते किस किस्म का स्टेटमेंट आएगा अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आता हूं जनाब आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ। आफ्ताब बाजवा साहब, मैं 3 मिनट आपके पास है, मैं आपके पास भी ये सवाल रखूंगा कि सर एक नाहल ताहयात नाहल वजीर आजम जिसका पार्लिमानी और सियासी किरदार ख़ास तौर पे एज ए ओहदा किसी पार्टी में ख़त्म हो चुका है, सर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन वो पाकिस्तान के इस वक्त आज़ाद कश्मीर का भी, पाकिस्तान के भी तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, और इन तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए चैलेंज और धमकी और तज़ीक और बगावत 2 इदारों के खिलाफ कर रहा है, एक फौज और एक आपके सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, मरकज़ की हुकूमत और पूरी पंजाब की हुकूमत भी इन 2 इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने में शामिल है। क्या कहते हैं बाजवा साहब? असल में ये लोग जो है ना अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते थे, जो अदालत ने नहीं बनने दिया।
दूसरी बात ये समझते थे कि जी मैं जब इस्लामाबाद से निकलूंगा तो जिस तरह चौधरी इफ्तिखार साहब जस्टिस निकले थे उसी तरह कौम सड़कों पे आ जाएगी, लेकिन इनके लिए तो नहीं आई। भाई कौम को लाने के लिए एक नजरिए की जरूरत होती है, एक मकसद होता है, कौम के हकूक होते हैं, जिसकी वजह से कौम का एक अंदर एक जज्बा होता है सड़क पे आने का। लोगों को पता चल गया ये चोर है, करप्ट है, डाकू है, डाकुओं के पीछे कौन आता है? लेकिन मैं माफी चाहूंगा, ये जो लोग इनके पीछे सड़कों पे भाग रहे हैं, मत भागो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वर्ल्ड वाइफ लाइफ जो है उसमें आप अक्सर फिल्में देखते हैं हम, तो जब शेर जख्मी हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है उसको लगड़ बगड़ और वो लूमड़ खा जाते हैं उसके जंगल के। अब इसकी हालत ये है, ये इसको खा जाएगी सारी कौम, ये अपने आप को बचा नहीं सकता। इनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने यहाँ तक गिलगित बिल्तिस्तान के जो वज़ीर आला ने बयान दे दिया, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आला से जो इन्होंने बयान दिलाया, क्या ये खुद जो बयान दे रहा है ये किस तरफ लेके जा रहा है कौम को? और भाई कोई शर्म करो, कोई हया करो, इस मुल्क का सोचो। तुम अपने इक़्तिदार का सोच रहे हो, मत सोचो अपने इक़्तिदार का। ना वो अदालतें रही हैं। मैं आपको बताता चलूं, यही यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा ही उस बेंच के हेड थे, तो ये बड़ा खुश था। अब इसको उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, तो अब इसको तकलीफ क्या है? भाई वही आसिफ सईद खोसा है। यकीन जानो, उनकी ईमानदारी तो हर आदमी जानता है, उनकी दिलेरी को हर आदमी जानता है, लेकिन अफसोस के साथ आप मुल्क के वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, और मुझे शबाशी साहब से भी समझ नहीं आ रही, भाई किनके शहरों पे चल रहे हो? वह तुमसे तो वो चौधरी निसार ही बेहतर है जो आपके साथ नहीं चल रहा। ये क्या करने जा रहे हैं मुल्क के साथ? इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में हम वकला भी एक किरदार अदा कर रहे हैं और करेंगे, जिस तरह हमने पहले अदा किया है अब भी हम करेंगे। जो शख्स भी अदालतों के मुतल्लिक कोई बात करेगा या इस मुल्क की फौज के मुतल्लिक, हम सीधा पलाई दीवार होंगे उनके लिए। ये मत भूलें, हम वकील एक ताकत हैं, इस वक्त पिलर बन चुके हैं इस कौम का, और इंशाल्लाह हमने इस मुल्क को बचाना है। इन करप्ट लोगों को सजा दिलानी है। ठीक है, मैं आता हूं जनाब, मैं आता हूं जनाब अपना नदीम अफजल साहब की तरफ। नदीम अफजल साहब हमारे साथ फोन पे हैं। नदीम साहब, मैं ये गवर्नमेंट तो सर इन्हीं की है, पार्लियामेंट भी इनकी है। ये बार बार ये कहते हैं कि टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिया 70 साल, और पिछले टेन्योर पार्लियामेंट में, और टेन्योर तो सर पार्लियामेंट का होता है, किसी वजीर आजम का तो नहीं होता है सर। यूके के अंदर टेन्योर कंप्लीट हुआ, वजीर आजम 3 दफा तब्दील हुए हैं, इसी तरह और दूसरे ममालिक में हुआ। ये क्या सर रुझान है सर? ये क्या है कि ये अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपनी ही जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में लगे हुए? हेलो जी सर। जब पार्लियामान में आप पार्लियामान को कोई अहमियत न दें, उसके सामने कोई जवाबदेह होने के लिए तैयार ना हो, वो आपका एहतसाब करना चाहे, आप उसके हीरोज भी ना बनवा सकें, तो फिर आपके पास कौन फिर थर्ड अंपायर? कोई तो थर्ड अंपायर आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल बैटल के लिए, जब पार्लियामान से आप निकलेंगे, पार्लियामान के सामने आप बयान दें और आप कहेंगे मेरा सियासी बयान है, और उसके सामने झूठ भी आप बोलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट तो आपको रखेगी। इन्होंने खुद अपनी बेतौकीरी की है, इन्होंने खुद पार्लियामान को कमजोर किया है, और ये खुद इन्होंने अपनी दाढ़ी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दी है। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी करने का हक रखती है। ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम पार्टीज के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी कर सकें। 58(2) भी हमने खत्म की है। अब कोई तो तरीकाकार होगा जो अकाउंटेबिलिटी करेगा। हाँ, तो ये लोग नहीं करते रहेंगे, ये शराबी है, ये बिग गन, ये जो अपने आप को वॉरलॉर्ड समझते हैं, तो ये तो नहीं, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। कोई ना कोई इनको पूछेगा। और मैं समझता हूँ इनको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, ये आखिरी उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इत्तेहाद को इस्तेमाल करते हुए मैं समझता हूँ बहुत दूर फैसला किया उन्होंने, और उन्होंने इस कौम, इस मुल्क को बचाया है। अगर आज छोटे सूबों वाले वो जेलें भुगत रहे हो, कोई पहाड़ों पे मर रहा हो, और बड़े सूबे का वजीर आजम जो उसको आप डिस्क्वालीफाई करें और फिर लोग आपको गालियां, तो यकीन नहीं चंद दिन के चेले दे रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए अवाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम कर रही है, और अवाम, पार्लियामान भी एहतराम करेगा, अवाम भी एहतराम करेगी। सही बात है। मैं बहुत ज़बरदस्त बात की। इस वक्त पूरे पार्लियामान, तमाम सियासी जमातें, जो मुहिब वतन सियासी जमातें हैं, लीडर्स हैं और अवाम हैं, उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान भी। जी जनाब ज़ही साहब, अब तो सर थोड़ा बहुत रिएक्शन भी नज़र आने लगा है सर कि अवाम जो हैं वो इनके चेहरों पे स्याही मल रहे हैं, काली रोशनाई फेंक रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ जगहों पर ये क्या टेम्परमेंट अवाम का ख़त्म हो रहा है सर, क्या कहेंगे? कैदी साहब, ये इस तरह के जो लोग थे, गद्दाफी हो गया या सद्दाम हुसैन हो गया या, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलें सर बोलें। जी आवाज आ रही है भाई? जी सर आ रही है, बोलें। मैं आपसे ये कह रहा था डॉक्टर साहब के, मैं ये कह रहा था कि इनके साथ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इनके साथ बहुत बुरी नहीं लगी, मुझे डर है, मुझे खतरा है कि इनके साथ बड़ी बुरी होने लगी है। जो हाल सद्दाम हुसैन के साथ, जो हाल इसके क़ज़ाफ़ी के साथ या हुस्नी मुबारक, ये इस तरह का इनके साथ हाल हो जाएगा, या अवाम इनको छोड़ेगी नहीं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी इन्होंने। समझ रहे हैं अवाम इनके साथ निकल रही है, इनके खिलाफ निकल पड़ेगी। इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इनको बचाएगा कौन, मुझे बताइए जरा? जब ये लोगों को रोडों पे कुचलेंगे अपनी रैलियों में, इनको बचाएगा कौन? सो मैं तो बड़ी खतरनाक देख रहा हूं कि इनके साथ जो इनकी एंड होने वाली है। ये तो शराफत से चले जाए अदियाला जेल, नैब के लिए केस हम वही कर ले, वहां बच जाएंगे ये। ठीक है, मैं, मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, बोलें। आ रही है, बोलें। जी नाज़रीन, मैं एक ब्रेक पे जाता हूं, मेरा ख्याल टेक्निकली कुछ आवाज डिस्टर्ब है ज़ही साहब की। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आता हूं जनाब, दो दो मिनट है मेरे पास सबके लिए। बड़े अमजद साहब के पास आता हूं, सबसे पहले उनसे बात करता हूं। अमजद साहब, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं एक सवाल ज़रूर रखना चाहता हूं, और वो ये है कि ये जो वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान की राज़ों से वाकिफ़ हैं, बड़ा सीक्रेट हलफ उठाते हैं ये, लेकिन जिस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से इनकी गुफ्तगू है, लोगों को उकसा रहे हैं, हमें तो ये डर है सर कि ये लाहौर पहुंचते पहुंचते कल पाकिस्तान की सीक्रेट चीज़ों को ये ओपन ना करें, और उनका रिएक्शन भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बड़ी गहरी नज़र होती है। जो लोग ज़िम्मेदार हैं ऊपर, वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो इंशाल्लाह ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और दूसरा, ये नवाज शरीफ हैं, कोई कायद आज़म या गांधी जी नहीं है जो ये कोई सीक्रेट लीक करेंगे और लोग जो उनसे इनकी सीक्रेट पे यकीन कर लेंगे, उसकी फ़िक्र ना करें। बस मैं आखिरी बात एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि सड़कों पर ख्वार ना हो, टैंक्स नहीं आएंगे। टैंकों का रुख मशरकी और मगरबी सरहदों की तरफ इस वक्त है, जहाँ से हमें बैरूनी ख़तरात इन जैसे लोगों के अंदरूनी हालात बिगाड़ के क्रिएट किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। और आई एम श्योर कि एक बहुत पुराने सियासतदान हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बहरहाल लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई एम श्योर, बिल्कुल आप इस पर। आप समझते हैं जो वो कुछ कर रहे हैं वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर लगे हुए और एक लीडर ऐसे ही करता है? यार कैसी बात कर रहे हैं बिगड़े साहब? नहीं, बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं बिगड़े साहब? क्या ये जो रोडों पे कर रहे हैं, ये अदलिया को जो धमकी दे रहे हैं, फौज को धमकी दे रहे हैं, तज़ीक कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, ये 3 दफ़ा रहा हुआ वज़ीर आज़म ऐसे ही करता है सर? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करता, इनको करना भी नहीं चाहिए। ये इनका मेच्योरिटी लेवल के साथ प्रॉब्लम है। और गालिबन जिस तरह आफ्ताब बाजवा साहब एक बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े सीनियर ओहदे पे फायज़ हैं, वो कह रहे थे, ये एक्चुअली इनके साथ आप देखें कोई सीनियर लीडर नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इनको, अब वो इनके दाएं बाएं जो लीडर हैं, अब देखें डॉक्टर साहब एक बात माने, जो जितना बड़े ओहदे पर फायज होगा उसके खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उतनी बड़े लेवल की होगी। तो उस बड़े लेवल की साजिश को सबसे पहले आप अपने इनर सर्कल में देखते हैं ना। आई एम श्योर कि ये इन लोगों के जब घेरे से बाहर आएंगे और जब वो थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से गौर करेंगे तो वो सोचेंगे ये एक रियासत है, इस रियासत का एक कानून है, उस कानून ने इनको सोचेंगे सर खुदा के लिए सर। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं सर? जो ये एक ऐसे शख्स से उम्मीद रख रहे हैं जो इस वक्त लोगों को उकसा रहा है फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिली के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं, फौजियों के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। कल ये जो कारकुन इनके खड़े हैं, अगर हथियार लेकर किसी फौजी को जख्मी करें, मारें, ये हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला का बयान आपने नहीं सुना? क्या आज़ाद कश्मीर के स्टेटमेंट वजीर आजम का बयान आपने नहीं सुना? वो किसके कहने पे दिया गया है? क्या आसमा जो जहांगीर है उसके बयानात आपने नहीं सुना? बिगड़ी साहब, मैं आऊँगा ज़रा इस वक्त बाजवा साहब की तरफ। बाजवा साहब क्या कहेंगे सर? 2 मिनट है आपके पास। मैं डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आज आप बड़ी मायूसी वाली बातें कर रहे हैं कि पता नहीं ये लाहौर पहुंच के क्या कर देंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो जो एक ज्यादा से ज्यादा मरना था, एक बेचारे बच्चे को इन्होंने मार दिया, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इनके पास कुछ नहीं होगा, मुल्क का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो मर्जी कर लें, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, लोग इनको समझ चुके हैं। ये एक टोपी ड्रामा हो रहा है। ये मैं बता दूं, ये लाखों का मजमा भी इकट्ठा कर लें, कहते हैं ना लाखों का जनाजा भी हो तो मुर्दा जिंदा नहीं होता, तो ये मैं आपको बताता चलूं, ये लाखों के बजाय करोड़ों का मजमा भी कर लें, ये दोबारा बहाल नहीं हो सकता नवाज शरीफ। इसने इसी तरह ही रहना है। अब ये करप्ट है, करप्ट के जुमरे में आ चुका है, पूरा खानदान ही आ चुका है। और नहायत अफसोस के साथ मैं आपको एक और आज बात बताता चलूं, ये इतने करप्ट हैं कि हमारे वकला की हाउसिंग सोसाइटी के लिए 6 अरब हुकूमत ने हमसे ले लिया, इन्हीं की ने। आज 1 साल हो गया है, हम वकला को नहीं इन्होंने बख्शा, ये कौम को क्या बख्शेंगे? हम वो वकला जिससे हर बंदा डरता है, हर बंदा हमसे ये रखता है तो कि भी ये वकील है, इनसे बचो। इन्होंने तो हमारे पैसे खा गए हैं 6 अरब। अभी तक हमें हाउसिंग सोसाइटी थी, हमने इनसे कोई खरायत नहीं मांगी। ये वो लोग हैं, इनको बड़े बेशर्मी की इंतहा हो गई है। ये किस तरह के बयानात दे रहे हैं, क्या इसको क्या हम ये समझेंगे हमारा ये 2-3 दफा वज़ीर आज़म रहा है? ठीक है, मैं 2 मिनट मेरे पास है, मैं आता हूं जनाब अली जैदी। अली जैदी साहब, ये तो टो है, ये तो इनके ऊपर छाप पहले भी थी कि ये भारत और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, कुलभूषण के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। बलूचिस्तान में जो दरअंदाजी हुई भारत की, उसके ऊपर एक अल्फाज इस आदमी ने नहीं अदा किया। कश्मीर के ऊपर लाखों बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, हो गए, एक लफ्ज अदा नहीं किया। मोदी का नैरेटिव डॉन न्यूज लीक इस्टेब्लिश किया। आज ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इस मुल्क को खतरात पे खड़ा करने और उकसाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की है सर। तो नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? सर, मैंने तो आपसे पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कह दिया कि नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन में कोई फर्क ही नहीं है। वो भी पाकिस्तान का वो नॉन क्रिमिनल दुश्मन बना, वो लंदन में बैठा हुआ है। ये तो उसके ज़माने में भी वो भी इशरतुल इबाद और ये सारे बन के चले गए गवर्नर, ये तो प्राइम मिनिस्टर ही बन गया। इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान से, सिवाय इस मुल्क के लोगों को लूटने का, इस मुल्क की अवाम का पैसा खाने का। और मुझे इस बात का, मुझे तो खैर लोग हमेशा होते हैं साथ, ऐसे लोगों के कुछ ना कुछ लगे होते हैं अपनी, वो लीचेस जिसे कहते हैं, खून चूसने वाले, वो लगे हुए साथ। और ये दोनों भाइयों ने, हमारे बाजवा साहब ने भी और अमजद मलिक साहब ब्रिगेडियर साहब ने ठीक बातें की हैं कि इनकी सीनियर लीडरशिप तो है ही कोई नहीं साथ, ये लीचेस उनके कोई लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में सीनियर लीडरशिप शायद खौफ की वजह से नहीं लगी हुई, क्योंकि जिस रास्ते पे ये लेके चले ना अपना ये काफिला हमारा भी, ये मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे खौफ है कि ये, और मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि फौज को इंटरफेयर करेगी या कुछ। आई थिंक फौज अब बहुत आगे चली गई है इससे, फौज ने नहीं बीच में पड़ना, लोगों ने इनको जूते मारने हैं इनकी कंटेनर से निकाल के। ये कर रहे क्या लोगों के साथ? आप जरा हाल तो देखें क्या कर रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि एनआरकी जो ये फैलाने चाह रहे हैं, ये नहीं के गले पड़ जाएगी। और ये मुझे लग रहा है, ये आई कैन सी इट, कि अगले 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, ये ठीक खुद ही बेचारे मारे जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ नवाज शरीफ को कि जाके दियाला में बैठ जाओ, वहां बचाता है तुम्हारी, बस इसके अलावा नहीं है। बिगड़े साहब आखिरी आपका क्या स्टेटमेंट है सर? आखिरी है, क्लोजअप है मेरी, क्या कहेंगे सर?
डॉक्टर साहब बस आखिरी मेरी बात यह है कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा और ये कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली अभी तक चूंकि इनको खुली छुट्टी दी हुई है अदलिया ने भी, और अदलिया ही मेन है जिन्होंने कहा, और उन्होंने किसी वजह से दी हुई है। उनको पता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे, ये खुद न खुद फंसेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क इंतहाई महफूज हाथों में है, अल्लाह का शुक्र है। कानून, आइन, पार्लियामेंट सब अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, अल्लाह का फजल है, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल मायूसी की बात नहीं है। हम अपने पाकिस्तान फौज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत अच्छी तरह आगाह है और वो बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है अंदरूनी और बैरूनी हालात पर। ठीक है, मैं फिर एक दफ़ा एक चीज़ कहता हुआ अपने शुरका का शुक्रिया अदा करूंगा, वो ये कोर्ट का इस्तेहकाक था आपके झूठ बोलने पर, उसने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जो उसके पास इख्तियार था। आपकी तमाम करप्शन सुप्रीम कोर्ट ने देखी है और वो नैब कोर्ट को दिया है। आप जो दुनिया में और अपने वो जो चंद लोगों को जमा करके इतने सरकारी वसाइल से सिर्फ 9,000 जो आपके अपने स्पेशल ब्रांच कह रही है, आपकी स्पेशल ब्रांच आपको के लिए कहते हैं, जिनमें आप पैसा लुटा रहे हैं और पता नहीं खाने खिला रहे हैं, उसके ऊपर ये लोग निकले हैं। आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और पंजाब में कर रहे हैं। अभी तो 3 सूबा आपसे दूर है और 9,000 अफराद आपने निकाला, तो आपको तो वैसे ही डूब मरना चाहिए था कि आप पाकिस्तान के अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान की फौज ने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान के आइन और कानून ने रिजेक्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग में सीनियर लीडरशिप जो मुस्लिम लीग की है और आपके बहुत सारे वर्कर्स जो मुस्लिम लीग मुहिब वतन वर्कर्स हैं, उन लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया जो आपके साथ आज नहीं खड़े हैं। यकीनन वक्त आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। आप इंतशार चाह रहे हैं, आप अपनी हुकूमत को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं, आप सेफ एग्जिट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ करके मुझे सेफ एग्जिट दिया जाए। नहीं, आपको नैब कोर्ट भुगतना है और नैब कोर्ट को फेस करना है और आइन और कानून की पासदारी फौज भी करेगी, अवाम भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी करेगी, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भी करेगी। भागने नहीं दिया जाएगा। आप वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब मेरे शुरका का शुक्रिया जितने भी थे हमारे साथ आज, और डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।